हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर 7 के बारे में। ऑर्डर 7 बात करता है प्लेंट की, राइट। तो देखिए, हम पहले भी समझ चुके हैं कि प्लेंट का मीनिंग क्या होता है, प्लेंट का पर्पस क्या होता है, सूट किस तरीके से फाइल होता है, राइट। तो हमने पहले सेक्शन 26 एंड ऑर्डर 4 पढ़ा था और उसमें हमने ये देखा था कि प्लेंट कैसे फाइल करते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में बेसिकली बताता है वो। तो सेक्शन 26 कहता है कि अगर आपको कोई सूट इंस्टीट्यूट करना है तो वो प्लेंट के थ्रू होगा या किसी और मैनर में हो सकता है। कोई और मैनर एप्लीकेशन या पिटिशन होती है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्लेंट जो है जनरली क्या होती है, प्लेंट के थ्रू ही सूट्स इंस्टीट्यूट होते हैं, राइट। तो अगर आपको सूट फाइल करना है तो आप क्या करोगे, प्लेंट फाइल करोगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और प्लेंट से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं, प्लेंट से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस हैं, वो सारी की सारी ऑर्डर 7 में दी गई है, राइट। तो पहले हम समझते हैं कि प्लेंट होती क्या है। तो देखिए, प्लेंट एक प्लीडिंग है, करेक्ट बात है, राइट। प्लीडिंग में क्या होता है, ऑर्डर 6 बात करता है प्लीडिंग की, और प्लीडिंग का मतलब होता है रिटन स्टेटमेंट या फिर प्लेंट, राइट। ये दोनों चीजें प्लीडिंग की कैटेगरी में आती है। तो प्लेंट जो है प्लेंटिफ की प्लीडिंग होती है और रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट की प्लीडिंग होती है, राइट। इट्स एन एप्लीकेशन मेड बिफोर अ कोर्ट ऑफ करेक्ट जुरिस्डिक्शन, ठीक है, प्लेंट अबाउट अ सिविल रॉन्ग कॉज टू द प्लेंटिफ बाय द डिफेंडेंट। ये एक तरह की एप्लीकेशन है जो एक करेक्ट जुरिस्डिक्शन के कोर्ट के सामने की जाती है। किस बारे में, एक जो सिविल रॉन्ग डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को कॉज किया होता है, राइट। तो वो क्या चाहता है, वो बेसिकली उससे रिलेटेड वो स्टेटमेंट देता है कोर्ट को और बताता है, पूरा नरेशन होता है उसमें सिविल रॉन्ग का कि क्या क्या मेरे साथ जो रॉन्ग है वो हुए हैं और उसे कोर्ट से क्या मदद चाहिए, राइट। तो जो मदद वो मांगता है इन द फॉर्म ऑफ रिलीफ। तो एक प्लेंट जो है उसको कंप्लाई करना चाहिए ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 4, ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 के साथ साथ, राइट। तो प्लेंट से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो इन सारे ऑर्डर्स में कहीं ना कहीं दिए गए हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर 7 का रूल 1 क्या कहता है। ऑर्डर 7 का रूल 1 बात करता है पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड इन प्लेंट, राइट। अब पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड इन प्लेंट मतलब प्लेंट में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो प्लेंट में नेम ऑफ द कोर्ट होना चाहिए जिसके सामने सूट फाइल किया जा रहा है, राइट। फिर उसके बाद नेम, डिस्क्रिप्शन, प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ प्लेंटिफ होना चाहिए। सिमिलरली नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द डिफेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद वेयर द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इज अ माइनर, जहां पे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट अगर माइनर हैं, राइट, उन दोनों में से कोई भी माइनर है या अनसाउंड है, तो उसके बारे में एक स्टेटमेंट, ठीक है, ये आपको कोर्ट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि उनके लिए जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा स्पेशल प्रोसीजर है और उसमें एक नेक्स्ट फ्रेंड की जरूरत लगती है, राइट, जो उनको कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है। द फैक्ट्स, उसके अलावा कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए। और कॉज ऑफ एक्शन किस तरीके से, फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग कॉज ऑफ एक्शन, वो फैक्ट्स जिनसे कॉज ऑफ एक्शन निकल के सामने आ रहा हो और कब ये अराइज हुआ, राइट। तो फैक्ट्स क्या बताएंगे, फैक्ट्स ये बताएंगे कि कॉज ऑफ एक्शन कैसे अराइज हुआ और कब अराइज हुआ। देन द फैक्ट शोइंग दैट द कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन, फिर उसके बाद ये भी क्लियर किया जाएगा कि कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है इस प्लेंट को एंटरटेन करने का जो भी फाइल की जा रही है। फिर द रिलीफ विच द प्लेंटिफ क्लेम्स, राइट, रिलीफ भी स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा, जो भी रिलीफ प्लेंटिफ को कोर्ट से चाहिए। फिर वेयर द प्लेंटिफ हैज अलाउड अ सेट ऑफ, ठीक है, और रिलिंक्विश्ड अ पोर्शन ऑफ हिज क्लेम, द अमाउंट सो अलाउड और रिलिंक्विश्ड। ये देखिए हमने ऑर्डर 2 पढ़ा था, ऑर्डर 2 रूल 2 में रिलिंक्विशमेंट वाला तो हमने पढ़ा था। मान लीजिए आपको किसी से 100 रुपीज चाहिए थे, पर आपने क्या किया, आपने 50 रुपए का क्लेम रिलिंक्विश कर दिया, आपने बोला मुझे केवल 50 रुपीज दिलवा दीजिए। इसको बोलते हैं रिलिंक्विशिंग अ पोर्शन ऑफ क्लेम। तो अगर आप अपने प्लेंट में अगर आप कोई अमाउंट जो है सामने वाले से रिकवर करना चाहते हैं, बट देन वो पूरा नहीं करना चाहते हैं, उसका एक पोर्शन आप चाहते हैं कि आप छोड़ दें, तो इस चीज को हम बोलते हैं रिलिंक्विशमेंट ऑफ क्लेम, राइट। तो अगर आप ऐसा कुछ रिलिंक्विशमेंट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो चीज स्पेसिफिकली मेंशन करनी पड़ेगी अपनी प्लेंट में। फिर सेट ऑफ क्या होता है, देखिए सेट ऑफ बहुत ही बेसिक सी चीज होती है, सेट ऑफ के बारे में डिटेल में
तो हम पढ़ेंगे, जब हम ऑर्डर 8 पढ़ेंगे रिटन स्टेटमेंट, उसमें हम पढ़ेंगे। पर एक मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे बता देता हूँ। मान लेते हैं कि ए ने बी को 100 रुपए दिए हुए थे, ठीक है। ए ने बी को कितने दिए थे? 100 रुपए, और बी ने ए को दिए थे 30 रुपीज, ठीक है। अब ए क्या करता है, ए बी से रुपए मांगता है कि भाई मेरे 100 रुपए दो, तो बी कहता है कि 100 क्यों, 30 मेरे भी तो तुमने लिए हैं, तो इसको सेट ऑफ कर देते हैं, एडजस्ट कर लो आपस में, मैं तुम्हें 70 रुपए दे देता हूं। इस चीज को बोलते हैं सेट ऑफ। तो कोर्ट में मान लीजिए ए ने प्लेंट फाइल की कि मुझे 100 रुपए रिकवर करने हैं बी से, तो बी कोर्ट में क्या कर सकता है, बी कोर्ट में ये बोल सकता है कि 30 रुपीज मुझसे भी बी ने ए ने लिए थे, और इसलिए वो मुझे अब मुझे केवल 70 रुपए ही वापस करने हैं, राइट। तो डिफेंडेंट भी सेट ऑफ प्लीड कर सकता है, और अगर प्लेंटिफ प्लीड करना चाहता है, मान लीजिए ए खुद से ही आके बोलता है कि मैंने इसको 100 रुपए दिए थे, बी ने मुझको बाद में 30 रुपीज दिए, मुझे अब 70 रुपए चाहिए, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लेंटिफ खुद से ही सेट ऑफ प्लीड कर रहा है। तो अगर प्लेंटिफ सेट ऑफ प्लीड कर रहा है तो वो उस सेट ऑफ को अपने प्लेंट में मेंशन करेगा कि ही वांट्स अ सेट ऑफ द क्लेम्स, राइट। फिर a statement of the value of the subject matter of the suit for the purposes of jurisdiction, a statement of the value of the subject matter of the suit for the purposes of jurisdiction and of court fees so far as the case admits, right। तो अब जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी वैल्यू कितनी है, इसके बारे में क्लियर स्टेटमेंट होगा, राइट। वैल्यूएशन ऑफ सूट किया जाएगा, राइट, जुरिस्डिक्शन के लिए, ठीक है, दो चीजों के लिए। तो जुरिस्डिक्शन डिटरमाइन करने के लिए कि किस कोर्ट में हमें एक्चुअल में जाना चाहिए, क्योंकि देयर इज अ पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स, राइट। और पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन क्या होता है, वहां पे एक लिमिट होती है कि कोर्ट जो है, कोई पर्टिकुलर सिविल कोर्ट किसी एक स्पेसिफिक अमाउंट तक के ही केसेस डील कर पाएगा। तो उस हिसाब से वो कैसे डिसाइड होता है, वैल्यूएशन ऑफ सूट पे डिसाइड होता है। प्लस किस लिए जरूरी होता है सूट का वैल्यूएशन, कोर्ट फीस के पर्पज से, कि आप कितनी कोर्ट फीस आपको पे करनी है, राइट। तो ये सारे जो पर्टिकुलर्स हमने देखे, ये किसी भी प्लेंट का एक अहम हिस्सा होते हैं, और ये किसी भी प्लेंट में होने ही चाहिए, राइट। इसीलिए जब आप प्लेंट ड्राफ्ट करते हो तो आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो दिमाग में रखने होते हैं, और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपको केस में डालना, आपको अपनी प्लेंट में इंक्लूड करना नेसेसरी होता है, राइट। देखिए इसमें 17 रूल्स हैं इन टोटल, ठीक है। 17 में कुछ रूल्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने अभी रूल 1 पढ़ा, फिर उसके बाद रूल 10 ये रिटर्न ऑफ प्लेंट के बारे में बात करता है, फिर रूल 11 जो कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बारे में बात करता है। ये 3 रूल्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे से पता ही होने चाहिए, राइट। बाकी जो रूल्स हैं एक बार आप उनको केवल जस्ट रीड थ्रू देम, और बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप उन रूल्स को बार बार पढ़ें और बहुत अच्छे से पढ़ें, बट देन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हैं वो है रूल 10, रूल 11 एंड रूल 1, राइट। तो मैं इन रूल्स को एक्सप्लेन करूंगा, बाकी बचे हुए जो रूल्स हैं उनको भी एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा थोड़ा, बट देन मेरा ज़्यादा फोकस 10 और 11 पे होगा, और इन रूल्स में बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन वाली जरूरत भी नहीं है, तो वो ऑब्वियसली आपको एक रीडिंग पे ही समझ आ जाएंगे, राइट। अब रूल 2 क्या कहता है, रूल 2 कहता है कि मनी सूट्स में जहां पे आप रिकवरी ऑफ मनी चाहते हो, जहां पे प्लेंटिफ एक स्पेसिफिक अमाउंट रिकवर करना चाहता है पैसे का, वो तो उसकी जो प्लेंट है, प्लेंट शैल स्टेट है, देखिए प्लेंट ये बताएगी कि कितना अमाउंट रिकवर करना है, प्रिसाइज अमाउंट, कितना अमाउंट जो है प्लेंटिफ रिकवर करना चाहता है वो वहां पे मेंशन किया जाएगा प्लेंट में, राइट। पर अब मीन प्रॉफिट्स या फिर कोई ऐसे अमाउंट है जिसके लिए अनसेटल्ड अकाउंट वगैरह है, तो बेसिकली इसका मतलब यह है कि जब अमाउंट फिक्स्ड नहीं है, अमाउंट सर्टेन नहीं है, अमाउंट भी कोर्ट डिसाइड करेगा, राइट। कि जैसे मीन प्रॉफिट्स हैं तो मीन प्रॉफिट्स कोर्ट फिक्स करता है कितना है, राइट। कोई मेंटेनेंस का अमाउंट हो गया तो वो कोर्ट फिक्स करता है कि कितना है, राइट। तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, आप पूरा का पूरा, आप ऑब्वियसली प्रिसाइज अमाउंट तो बता नहीं सकते हो, तो आप क्या बताओगे, अप्रोक्सीमेटली अमाउंट या वैल्यू बताओगे जो आपको लगती है कि इस केस में इन्वॉल्व है, जिसका जो आप रिकवर करना चाहते हो, राइट। तो दो चीजें,
अगर अमाउंट सर्टेन है, आप क्लियर हो कितना अमाउंट रिकवर करना है आपको, तो प्रिसाइज अमाउंट बताओगे। और अगर बाकी सारी चीज़ें हैं राइट, जहाँ पे अमाउंट अनसर्टेन है, अमाउंट भी कोर्ट ही फिक्स करेगा, तो ऐसे केस में आप अप्रॉक्सीमेट एक वैल्यू बता दोगे कि ये मैं इतना क्लेम कर रहा हूँ डिफेंडेंट से, राइट। अब 2A बात करता है कि जहाँ पे इंटरेस्ट मांगा जा रहा है, राइट। 2A बात करता है कि इंटरेस्ट जहाँ पे मांगा जा रहा है। तो अब देखिए, जहाँ पे प्लेंटिफ इंटरेस्ट क्लेम करता है, तो एक स्टेटमेंट प्लेंट में होगा कि भाई हमें इंटरेस्ट चाहिए इस इफेक्ट का, ठीक है, दैट प्लेंटिफ क्लेम्स इंटरेस्ट, ये स्टेटमेंट प्लेंट में होना चाहिए। फिर अब जहां पे प्लेंटिफ इंटरेस्ट सीक कर रहा है, तो प्लेंटिफ बताएगा कि प्लेंटिफ क्या कमर्शियल ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में इंटरेस्ट मांग रहा है, राइट, जो कि सेक्शन 34 ऑफ सीपीसी के अकॉर्डिंग है, राइट। और अगर प्लेंटिफ ऐसा कर रहा है, तो अगर जिस वो कॉन्ट्रैक्ट या किसी और लॉ के अंडर कर रहा है, तो वो स्पेसिफाई करेगा कि किस लॉ में या किस कॉन्ट्रैक्ट के कारण वो के बेसिस पे वो इंटरेस्ट क्लेम कर रहा है, राइट। तो प्लीडिंग और भी क्या बताएंगी, प्लीडिंग बेसिकली बताएंगी कि किस रेट पे आप इंटरेस्ट क्लेम किया जा रहा है, किस डेट से इंटरेस्ट क्लेम किया जा रहा है, राइट। एक बार आप इसकी रीडिंग कर लें, काफी है। फिर अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिए जो सब्जेक्ट मैटर है, वो सूट का जो सब्जेक्ट मैटर है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, राइट। तो उस केस में प्लेंट क्या बताएगी, उस केस में प्लेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी देगी सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई इट, राइट। तो वो क्या हो सकते हैं, जैसे बाउंड्रीज होती हैं, या सेटलमेंट सर्वे में जो नंबर्स होते हैं कि भाई इतने नंबर प्लॉट आपका है, तो ये सारी चीजें, खसरा खतौनी वर्ड यूज होते हैं, ये सारी जो चीजें हैं, उसमें जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो आपको प्लेंट में, जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस चल रहा है, आप मान लीजिए चाहते हैं रिकवरी चाहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की, राइट, या आप उस पर डिक्लेरेशन चाहते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ ओनरशिप चाहते हैं आप, तो ऐसी सारे इस तरह के केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी को आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा प्लेंट में, ताकि उससे कोई भी आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है, राइट। देन अब ये बात हो रही है व्हेन प्लेंटिफ सूज एज रिप्रेजेंटेटिव। देखिए, हमने ऑर्डर 1 रूल 8 को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था, है ना, बहुत डिटेल पढ़ाया था मैंने आपको। तो ऑर्डर 1 रूल 8 रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात करता था, जहाँ पे एक या दो प्लेंटिफ्स क्या कर सकते थे, केस फाइल कर सकते थे ऑन बिहाफ ऑफ, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ से 1000 प्लेंटिफ्स, राइट। ये कितना भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, राइट। तो ये जो प्लेंटिफ्स हैं, ये एक या दो प्लेंटिफ, इन सबके बिहाफ पे भी केस फाइल कर सकते थे, पर क्या जरूरी होता है कि इन प्लेंटिफ्स का भी इंटरेस्ट होना चाहिए। हमने ये भी डिस्कस किया था कि पीआईएल और रिप्रेजेंटेटिव सूट में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, पीआईएल में क्या होता है कि जो पिटिशनर होता है, पिटिशनर का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। पीआईएल में पिटिशनर हैज नो इंटरेस्ट, राइट। जबकि रिप्रेजेंटेटिव सूट में जो प्लेंटिफ्स होते हैं, इनका इंटरेस्ट होता है, ठीक है, प्लेंटिफ्स का भी इंटरेस्ट होता है, ठीक। तो प्लेंटिफ 1 और प्लेंटिफ 2 भी इंटरेस्टेड है, साथ ही साथ 1000 लोग और इंटरेस्टेड है। मान लेते हैं ये किसी कॉलोनी के रेसिडेंट हैं, जहां पे कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, लेट्स से कोई फैक्ट्री लग रही है, और उस वजह से ये लोग, इनका अप्रहेंशन है कि इनकी जो लिविंग कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगी, तो ये नहीं चाहते हैं, तो ये चाहते हैं हम एक परपेचुअल इंजंक्शन ले लेते हैं, राइट। इस तरह का कुछ ये करना चाह रहे हैं। तो अग्रीव्ड तो ये दोनों भी हैं, साथ ही साथ बाकी सारे लोग हैं, पर ये दोनों इन सबके बिहाफ पे केस फाइल कर सकते हैं, राइट। अब तो एक चीज तो ये हो गई, प्लस जो भी फॉर्मेलिटीज हैं ऑर्डर 1 रूल 8 की, वो इनको कंप्लाई करनी पड़ेगी, राइट। सारी पार्टीज को नोटिस जाना चाहिए कि जो सूट है वो फाइल किया जा रहा है प्लेंटिफ 1 और प्लेंटिफ 2 के द्वारा, सबके बिहाफ पे, राइट। तो ये सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं, ये भी कंप्लीट करनी होगी, ये रूल 4 कहता है। तो अगर आप रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सूट फाइल कर रहे हो, तो आपको इसका ध्यान रखना होगा।
फिर डिफेंडेंट्स इंटरेस्ट एंड लायबिलिटी भी शोन। तो प्लेंट बेसिकली ये भी बताएगी कि आपने डिफेंडेंट के अगेंस्ट, मतलब इस पर्टिकुलर इंसान को ही डिफेंडेंट क्यों बनाया है, इसकी लायबिलिटी कैसे है, इसके अगेंस्ट आप क्लेम क्यों कर रहे हो कुछ चीजों का, राइट। अब ग्राउंड्स ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम लिमिटेशन लॉ। तो अब लिमिटेशन लॉ से अगर आप एग्जेम्पशन चाहते हो तो देखिए हम सब ने पढ़ रखा है लिमिटेशन में, मैंने सारे लेक्चर्स लिमिटेशन लॉ के भी मैंने अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी लेक्चर्स हैं वो, और उन लेक्चर्स के थ्रू आप डीजेएस तक की तैयारी कर सकते हैं, राइट। तो लिमिटेशन लॉ, अब देखिए हम सब जानते हैं कि लिमिटेशन, इंडियन जो लिमिटेशन एक्ट है उसके शेड्यूल में टाइम पीरियड दिया गया है, राइट। कौन सा टाइम पीरियड है वो, बेसिकली पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, कि किसी भी पर्टिकुलर केस में आप कितने समय तक सूट फाइल कर सकते हो या एप्लीकेशन लगा सकते हो, राइट। तो आपको अगर मान लो कहीं 3 साल की बात है, जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केसेस हैं, 3 इयर्स का है, जिस दिन से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके 3 साल के अंदर अंदर आपको केसेस फाइल करने हैं, राइट। उससे रिलेटेड आपको रिलीफ मांगने के लिए कोर्ट में केस फाइल करना है। बट देन आप अगर 3 साल में नहीं करते हो तो फिर आप नहीं कर पाओगे बाद में भी। तो अगर अब आप एज प्लेंटिफ आप प्लेंट फाइल कर रहे हो और वो 3 साल से ज्यादा समय हो गया है, पर आपके पास कोई लॉफुल एग्जेम्पशन है जो आपको लिमिटेशन एक्ट या कोई अदर लॉ प्रोवाइड करता है, जिसकी, राइट, जो आपका ये जो 3 इयर्स का टाइम पीरियड है उसको रिलैक्स करता है, तो आप क्या करोगे, जब आप प्लेंट फाइल करोगे तो आप ये भी क्लेम करोगे कोर्ट में, आप ये भी प्लेंट में स्पेसिफाई करोगे कि किस ग्राउंड पे आप एग्जेम्पशन मांग रहे हो लिमिटेशन लॉ की एप्लीकेशन से, राइट। किस ग्राउंड पे आप चाहते हो कि भले ही आपकी जो प्लेंट है दैट इज आपका जो मैटर है दैट इज बार्ड बाय लिमिटेशन, बट स्टिल यू थिंक दैट देयर इज अ ग्राउंड ऑन विच you can get exemption from the court to file the case even after the period of 3 years, right। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आपको वो चीज प्लीड करनी होगी, राइट। पर आप जिस ग्राउंड पे एग्जेम्पशन मांग रहे हो वो ग्राउंड जो है इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए उन ग्राउंड से जो प्लेंट में आपने लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जैसे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एक ग्राउंड है जिसके कारण जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो सस्पेंड हो जाता है, अगर हम लिमिटेशन एक्ट की बात करें तो, राइट। तो अगर आप अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के हिसाब से बोल रहे हो कि इन 3 साल तक तो मैं अनसाउंड ही था और उसके बाद मेरी तबीयत ठीक हुई है, मैं साउंड हुआ हूँ, तो इसलिए मेरे लिए वो पीरियड स्टार्ट ही नहीं हुआ था, मुझे एग्जेम्पशन दिया जाना चाहिए, राइट। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेंट में ये मेंशन करना पड़ेगा कि आप अनसाउंड थे। बट देन आप, ऐसा नहीं होगा कि आप इस ग्राउंड पे आप एग्जेम्पशन मांग रहे हो कि आप अनसाउंड हो, बट देन आपने जो नॉर्मल प्लेंट बनाई है उसमें आपने लिख रखा है कि आप तो परफेक्टली साउंड हो, राइट। तो आपकी जो प्लीडिंग्स हैं वो इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए। आपका जो ग्राउंड है जिसके बेसिस पे आप एग्जेम्पशन मांग रहे हो लिमिटेशन पीरियड से, दैट शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद योर रेस्ट ऑफ द प्लीडिंग्स इन द प्लेंट, राइट। फिर रिलीफ टू बी स्पेसिफिकली स्टेटेड। तो जब हम ऑर्डर 7 रूल 1 पढ़ रहे थे, पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेंट पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने रिलीफ वाला भी एक कॉलम, रिलीफ वाला भी एक पॉइंट पढ़ा था कि रिलीफ जरूर होना चाहिए। क्लॉज था जो बताता है कि प्लेंटिफ को जो रिलीफ है वो प्लीड करना चाहिए प्लेंट में, राइट। तो रूल 7 उसको फर्दर इलैबोरेट करता है और ये कहता है कि एवरी प्लेंट शैल, मैंडेटरी है, स्टेट स्पेसिफिकली द रिलीफ विच द प्लेंटिफ क्लेम्स। वो रिलीफ जो प्लेंटिफ क्लेम कर रहा है वो प्लेंट को बतानी पड़ेगी, प्लेंट को मेंशन करनी पड़ेगी, प्लेंट में मेंशन करनी पड़ेगी प्लेंटिफ को, और ये भी बताना पड़ेगा कि प्लेंटिफ सिंपली वो रिलीफ चाहता है, ऑल्टरनेटिव में चाहता है, एंड इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू आस्क फॉर जनरल रिलीफ। आप ये ध्यान रखिएगा कि कोर्ट में सिंपल या ऑल्टरनेटिव रिलीफ मांगना तो जरूरी है, पर जनरल रिलीफ मांगना जरूरी नहीं है, जो कि कोर्ट अपने आप ही दे सकता है भले ही ना मांगा गया हो, राइट। एंड द सेम रूल शैल अप्लाई टू एनी रिलीफ क्लेम्ड बाय द डिफेंडेंट इन द रिटन स्टेटमेंट। तो रिटन स्टेटमेंट के लिए भी जब डिफेंडेंट कोई रिलीफ अगर मांग रहा है अपने रिटन स्टेटमेंट में, तो उसको भी वो रिलीफ मेंशन करना जरूरी है। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं
कि रिलीफ कितने टाइप के होते हैं और क्या मतलब होता है। तो देखिए, जो सिंपल रिलीफ की बात है, एक तरीके से हम उसको कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ भी बोल सकते हैं, और दूसरा एक ऑल्टरनेटिव रिलीफ की बात की गई है। तो देखिए, ऑल्टरनेटिव रिलीफ बहुत सिंपल है। ऑल्टरनेटिव रिलीफ का मतलब होता है इधर दिस और दैट, राइट। या तो आप मुझे क्या कर दो, इधर आप मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डिग्री दे दो, या फिर आप क्या करो, अगर आप वो नहीं दे पा रहे हो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा पा रहे हो, तो आप डैमेजेस अवॉर्ड कर दो। तो आप क्या मांग रहे हो, ऑल्टरनेटिव में मांग रहे हो कोर्ट से, अगर पॉसिबल है तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रिलीफ दे दो, और अगर ये संभव नहीं हो पा रहा है तो फिर आप क्या करो, आप डैमेजेस मुझे ग्रांट कर दो। फिर कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ क्या होता है, कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ होता है where one relief is dependent or one relief is based on another relief, where one relief is based on another relief, ठीक है। जहां पे एक रिलीफ दूसरे रिलीफ पे बेस्ड होता है, उसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंशियल या ऑल्टरनेटिव रिलीफ, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, राइट। एग्जाम्पल इसका हो सकता है कि मान लीजिए आपने क्या किया, आप क्लेम कर रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर घर आपका है। लेट्स से ये घर है, ये घर आप ए हैं, आप ये क्लेम कर रहे हैं कि बी ने इस घर पे इलीगली कब्जा करके रखा हुआ है और मैं रियल ओनर हूं, ठीक है। तो आप क्योंकि ओनरशिप क्लेम कर रहे हैं, इस बेसिस पे आप क्या क्लेम कर सकते हैं, इस बेसिस पे आप ओनरशिप के बेसिस पे ही आप ये बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप ओनर हैं तो आप क्या चाहते हैं कि मुझे पोसेशन दिलवा दिया जाए, राइट। तो आप क्या क्लेम कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं मैं ओनर हूं, और ओनरशिप क्योंकि आप क्लेम कर रहे हैं तो साथ ही साथ आप बोल रहे हैं क्योंकि मैं ओनर हूं इसलिए ये जायज़ बात होगी, ये जस्टिफाइड बात होगी कि मुझे पोसेशन दिलवा दिया जाए। इस तरह के रिलीफ्स को हम क्या कहते हैं, इस तरह के रिलीफ्स को हम कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ कहते हैं, ठीक है। तो अब जनरल रिलीफ क्या होते हैं, देखिए, जो आपको कोर्ट से मांगने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोर्ट से मांगने की जरूरत नहीं है, कोर्ट अपने आप से भी वो आपको ग्रांट कर सकता है। तो देखिए, जनरल रिलीफ होते हैं कि आपको कोर्ट कॉस्ट ग्रांट कर सकता है, ये जनरल रिलीफ होता है, राइट, है ना। कोर्ट अगर चाहे तो आपको कॉस्ट के अलावा जो इंटरेस्ट वगैरह है वो भी ग्रांट कर सकता है, ठीक है। तो बट एज ए जनरल रूल इंटरेस्ट आप क्या करते हो, इंटरेस्ट आप प्लीड करते हो, कॉस्ट वगैरह कोर्ट अपने आप से ग्रांट कर सकता है, ठीक है। तो जनरल रिलीफ ऐसे रिलीफ हैं जो कोर्ट अपने आप से ग्रांट कर सकता है और आपको वहां पे प्लीड करने की जरूरत नहीं होती है, राइट। आई होप आपको कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ, ऑल्टरनेटिव रिलीफ, जनरल रिलीफ, इन सब के बारे में समझ आ गया। और सिंपली का मतलब है आप कोई भी रिलीफ जो मांग रहे हो कोर्ट से, उसको हम बोलेंगे, आप कोई भी सिंपल रिलीफ आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे ओनरशिप डिक्लेयर कर दो, या मेरा पोसेशन डिक्लेयर कर दो, या मुझे कोई और डैमेजेस दे दो, तो ये सारे रिलीफ आप सिंपली क्लेम करते हो कोर्ट से, ठीक है। अब रूल 8 किस बारे में बात करता है, रूल 8 बात करता है रिलीफ फाउंडेड ऑन सेपरेट ग्राउंड्स, ठीक है। तो देखिए, ये बेसिकली बात करता है जब डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शंस को मर्ज कर दिया जाता है और उन कॉज ऑफ एक्शंस के बेसिस पे एक सूट फाइल किया जाता है, राइट। तो प्लेंटिफ उन सारे सूट्स के रिस्पेक्ट में, सारे कॉज ऑफ एक्शन के रिस्पेक्ट में एक सूट फाइल करता है और वो रिलीफ क्लेम करता है। तो अब अगर वो अलग अलग कॉजेज ऑफ एक्शंस के साथ, हम देख चुके हैं कि अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन का क्या हो सकता है, ज्वाइंडर हो सकता है ना। रूल ऑर्डर 1 में हमने ये सब पढ़ा था, ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज, ज्वाइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन, ये सब हम पढ़ चुके हैं, राइट। तो अगर अलग अलग कॉज ऑफ एक्शंस को क्लब करके, ज्वाइन करके एक सूट फाइल किया गया है और उसमें डिफरेंट रिलीफ्स मांगे गए हैं, तो ऐसे केस में प्लेंटिफ को ये स्पेसिफिकली बताना होगा कि कौन कौन से कि यहाँ पे अलग अलग कॉजेज ऑफ एक्शन के बेसिस पे आपसे ये क्लेम किया जा रहा है। क्या क्लेम किया जा रहा है, अलग अलग रिलीफ्स क्लेम किया जा रहा है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लेते हैं ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया और ये कॉन्ट्रैक्ट था 500 kg मैंगोज प्रोवाइड करने का। मैंगोज का सीजन आ गया अभी, तो मैंगोज प्रोवाइड करने का किसको, ए जो है वो बी को प्रोवाइड करेगा। फिर ए और बी का एक सेपरेट ये कॉन्ट्रैक्ट कभी
एक टाइम पे हुआ, मान लेते हैं 1 मई को हुआ, और जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है ये 10 मई को हुआ, और यहाँ पे ए ने बी के साथ कमिटमेंट की, कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए जो है वो बी को 5000 kg मैंगोज प्रोवाइड करेगा। ए ने क्या करा, दोनों ही प्रोवाइड नहीं किए। तो अब ये एक कॉज ऑफ एक्शन है, ये कॉज ऑफ एक्शन 1 अराइज हो रहा है जब यहाँ पे ब्रीच हुआ, और दूसरा जो ट्रांजैक्शन है जो यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन है, दिस इज कॉज ऑफ एक्शन 2। अब इन दोनों के बेसिस पे बी ने मान लेते हैं एक सूट फाइल किया, और इन दोनों पहले कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो ब्रीच किया गया उसके लिए 5000 रुपए का के डैमेजेस मांगे, प्लस जो एडवांस था वो मांगा। और जो दूसरा केस जो हुआ, जो 5000 kg वाला जो उसने सप्लाई नहीं किया बी ने, ए ने बी को, तो बी ने इसके लिए क्या करा, कॉज ऑफ एक्शन 1 के लिए 5000 रुपीज मांगे रिलीफ के तौर पे, और दूसरे केस में 50,000 रुपीज उसने मांगे, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है, दो कॉज ऑफ एक्शन के बेसिस पे, कॉज ऑफ एक्शन 1 और कॉज ऑफ एक्शन 2 अलग अलग उसके बेसिस पे रिलीफ मांगा जा रहा है। तो ये बात प्लेंटिफ को क्लियरली लिखनी होगी प्लेंट में कि अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन के बेसिस पे यहाँ पे रिलीफ क्लेम किया गया है, राइट। फिर अब रूल 9 क्या कहता है, रूल 9 बताता है प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग प्लेंट, कि अब क्या होगा, एक बार कोर्ट ने प्लेंट एडमिट कर ली, हालांकि ये चीज़ हमने बहुत शुरुआती लेक्चर में पढ़ी थी जहाँ पे मैंने आपको पूरा फ्लो एक्सप्लेन किया था ट्रायल का, कि कब सूट नंबर मिलता है, कब प्लेंट एडमिट होती है, क्या चीज़ें होती हैं, राइट। बट रूल 9 हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ये कहता है, वेयर द कोर्ट ऑर्डर्स दैट द समन्स बी सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट्स in the manner provided in Rule 9 of Order 5, it will direct the plaintiff to present as many copies of the plaint on plain paper as there are defendants within 7 days from the date of such order, along with requisite fee for service of summons on the defendants, right। तो अब यहाँ पे ये बोल रहा है, आपको ध्यान रखना है, हमने उस दिन भी डिस्कस किया था ये, और आज भी मैं आपको बताता हूँ, प्लेंटिफ को सबसे पहले तो क्या करना पड़ता है, जब वो प्लेंट फाइल करता है तो प्लेंट उसको डुप्लीकेट में फाइल करनी होती है, राइट। फिर उसके बाद मिनिमम डुप्लीकेट में, मतलब मिनिमम 2 कॉपीज तो फाइल करनी ही पड़ती हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब एक बार प्लेंट कोर्ट सारी स्क्रूटनी कर लेता है, कोर्ट को लगता है कि सब कुछ प्रॉपर है, तो प्लेंट एडमिट कर ली जाती है, ठीक है। तो जो प्लेंट एडमिट हो जाती है उसके बाद क्या किया जाता है, समन ऑर्डर जारी होता है, ठीक है। समन ऑर्डर जारी होता है। अब ये समन ऑर्डर क्या होता है, समन ऑर्डर ये होता है कि जो प्लेंटिफ है वो समन भेजने के लिए डिफेंडेंट को समन, ऑब्वियसली डिफेंडेंट को कैसे पता चलेगा कि उसके अगेंस्ट केस फाइल किया गया है, वो तो तभी पता चलेगा जब उसको कोर्ट से नोटिस जाएगा। तो कोर्ट से जो नोटिस जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको समन कहते हैं। इस बात का, इस आशय का नोटिस, इस बात का नोटिस कि किसी ने उसके खिलाफ सूट फाइल किया है, प्लेंट फाइल की है, और वो उससे कुछ रिलीफ चाहता है, राइट। तो अब जितने डिफेंडेंट्स होंगे, राइट, मान लेते हैं 4 डिफेंडेंट्स हैं, तो अगर 4 डिफेंडेंट्स हैं तो समन ऑर्डर जारी होने के बाद प्लेंटिफ को 4 कॉपीज ऑफ प्लेंट देनी होंगी, 4 कॉपीज ऑफ प्लेंट देनी होंगी, और इन 4 कॉपीज के अलावा क्या देना होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपीज देनी होंगी, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जिन पे प्लेंटिफ रिलाई कर रहा है अपने केस के लिए, उन डॉक्यूमेंट्स की भी कॉपी जो है प्लेंट कोर्ट को मुहैया करानी होंगी, कोर्ट को उपलब्ध करानी होंगी, राइट। तो जितने डिफेंडेंट उतनी कॉपीज ऑफ प्लेंट ऑन प्लेन पेपर, राइट। कितने दिन के अंदर, समन ऑर्डर के जारी होने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर, अलॉन्ग विद रिक्विजिट फी फॉर सर्विस ऑफ समन्स, राइट। तो समन्स की जो फी है, जो प्रोसेस फीस है, वो भी प्लेंटिफ जो है कोर्ट में डिपॉजिट करेगा। जब प्लेंटिफ इतना कर देगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद समन इशू होंगे, समन भेजे जाएंगे डिफेंडेंट को, राइट। अगर 7 दिन के अंदर अंदर ये प्लेंटिफ करने से चूक जाता है, प्लेंटिफ ये नहीं करता है समन ऑर्डर के आने के बाद, तो दिस में विल बी अ ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। ये एक ग्राउंड हो सकता है प्लेंट को रिजेक्ट किए जाने का, प्लेंट के रिजेक्शन का, राइट। तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अभी हम ऑर्डर 7 रूल 11 में पढ़ेंगे। हालांकि कोर्ट इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है कि बिल्कुल ऑर्डर 7 मतलब 7 डेज को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करे, जनरली कोर्ट करता है, बट देन अगर कोर्ट को थोड़ा सा भी रीजनेबल एक्सक्यूज लगता है तो वो कोर्ट उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकता है, कोर्ट
इसमें जो उसका अप्रोच रहता है वो थोड़ा सा लिबरल रहता है, राइट। ऐसा नहीं है कि कोर्ट बिल्कुल तुरंत उठा के रिजेक्ट कर देता है, ऐसा नहीं करता है, कोर्ट थोड़ा सा लिबरल रहता है, राइट। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हम पढ़ेंगे जिसमें रिटर्न ऑफ प्लेंट और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इंक्लूडेड होगा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऑर्डर 7 में, जहाँ जब हम प्लेंट की बात करते हैं उसके लिहाज से, और एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।